नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। तो आइए आज हम एक नई जजमेंट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई एक जजमेंट है, उसके ऊपर थोड़ा-सा गौर करेंगे। ये 2 अगस्त 2022 की हाल ही में आई हुई जजमेंट है और इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 300 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको अच्छे से एनालिसिस किया और इसमें जो एक्सेप्शंस हैं उसके ऊपर भी अच्छे से बताया गया है। और इस केस में क्या हुआ था कि जो अपीलेंट है उनको पनिशमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सजा सुना दी गई थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो मॉडिफाई कर दी सेंटेंस और सेक्शन 302 से हटा के जो पार्ट 1 ऑफ सेक्शन 304 है उसमें कन्वर्ट कर दी थी। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शंस के वो हम इस जजमेंट के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम इस जजमेंट पे थोड़ा सा गौर करते हैं। देखिए ये जजमेंट है 1124 क्रिमिनल अपील ऑफ 2022 और ये स्पेशल लीव क्रिमिनल इसी साल फाइल की गई है। 2481 ऑफ 2022 की अपील है और इसमें देखिए क्या था कि जो अपीलेंट है उनको सजा हो गई थी सेक्शन 302 इंडियन पीनल कोड, जिसमें मर्डर के ऑफेंस में, अपने भाई के मर्डर के ऑफेंस में उनको सजा हो गई थी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी और साथ में 1000 रुपए का फाइन भी लगाया था। और इन डिफॉल्ट ऑफ 1000 रुपए का फाइन होने के बाद नहीं देते हैं तो 6 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट को बढ़ाने का भी निर्देश दिए गए थे। तो फिर इसमें आगे बताया है कि जो PW12 है वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर है और उन्होंने पोस्टमार्टम कंडक्ट किया था और उनकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है P18 के रूप में लगाई गई थी और उन्होंने टेस्टिफाई किया था कि जो डिसीज्ड है उनकी जो डेथ है वो कोमा में जाने से हुई थी क्योंकि उनका शॉक हुआ था, कई इंजरीज हुई थी स्कैल्प में, हेड में और मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे स्कल बोन पे और लेफ्ट जो सिर के हिस्सा है टेम्पोरल बोन, फ्रंटल, पेरेटल और लेफ्ट ऑक्सीपिटल एरिया जो है उसी के बारे में बताया है और एक लैक्रेटेड वुंड भी प्रेजेंट था चिन में और होमिसाइडल डेथ थी। होमिसाइडल डेथ को डिस्प्यूट नहीं किया गया और ना ही उसको चैलेंज किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या थी कि अपीलेंट जो है एज ए परपिट्रेटर हम एग्री करते हैं हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में और नो डाउट जो पब्लिक विटनेसेस थे वो PW1 जो एक टीचर थे, PW2 एक वेजिटेबल सेलर थे, PW3 younger brother of the appellant और PW4 neighbor of the appellant, PW7 sister of the appellant, PW8 sister-in-law of the appellant और PW9 niece of the appellant, PW10 niece of the appellant और PW11 brother-in-law of the appellant, वो सब हॉस्टाइल हो गए थे और सिंपल एक एम्पल एविडेंस था कि इम्प्लीकेटिंग और एस्टेब्लिशमेंट और अक्यूज्ड की जो जो अपीलेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बियॉन्ड डाउट है। तो उसके बाद भी बेशक वो हॉस्टाइल हो गए हो लेकिन एम्पल एविडेंसेस थे कि जो जिससे इम्प्लीकेट किया गया है, मतलब इम्प्लीकेट और एस्टेब्लिश किया जाता है अपीलेंट को कि वो उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है बियॉन्ड द डाउट है। इस 1 डेट को 2011 को अपीलेंट खुद ही पुलिस स्टेशन में गए थे और अपना कन्फेस किया क्राइम और लेकिन चूंकि वो क्राइम इनएडमिसिबल है क्योंकि जो प्रूफ ऑफ कन्फेशन जो है पुलिस स्टेशन में देना पुलिस के सामने देना सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो है प्रोहिबिटेड है। और कोर्ट ने एक अग्नू नगीसा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट है और इसमें कहा था कि कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है सिर्फ एडमिशन नहीं होनी चाहिए लेकिन अदर एडमिशन ऑफ इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स भी होने चाहिए जो कि ऑफेंस से रिलेटेड हों। और सर्वेबिलिटी जो टेस्ट है वो अप्लाई कई हाई कोर्ट्स कर चुकी हैं और कहा है कि एडमिट किया है एविडेंस को और वेरिएंट सेंटेंस जो है वो उसको सेपरेटली ट्रीट किया जाता है टू एडमिट द नॉन कन्फेशनल पार्ट which was held to be misleading and consequently rejected। ये पहली जो जजमेंट आई थी अग्नू नगीसा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की बारे में बताया गया और यहाँ पर लिखा गया कि कोई पार्ट था नहीं था FIR का जो लॉस्ट किया गया था कि उसने विद द पुलिस की कोई इम्प्लीकेटरी स्टेटमेंट थी और उसे एविडेंस के तौर पे लिया जा सकता है, लेकिन जो स्टेटमेंट जो है
एडमिटेड इस एक्सटेंट तक होती है कि वो अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई कर सके एज द मेकर ऑफ द रिपोर्ट, और उस पोर्शन को कि जो पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो स्टेटमेंट दी जाती है वो बेशक वो अलग हो फैक्ट से जो डिस्कवर किए जाते हैं तफ्तीश के दौरान इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कैन आल्सो बी, और ऐसे फैक्ट्स जो हैं जो इंफॉर्मेशन जो दी जाती है स्टेटमेंट में वो एडमिटेड होती है एविडेंस के तौर पे सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट। अगर कोई डिस्कवरी होती है ऐसे तथ्यों की जो कि रिलेटेड हो मटेरियल ऑब्जेक्ट के द्वारा से, मटेरियल ऑब्जेक्ट से कुछ रिलेटेड हो, तो फिर साथ में कहा कि जो कंडक्ट भी है अपीलेंट का वो भी रेलिवेंट है और एडमिसिबल है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एविडेंस एक्ट। तो आगे देखते हैं हम। और प्रेजेंट मैटर में भी ये बताया गया कि जो डिस्क्लोजर बताई गई थी अपीलेंट ने, और पिक एक्स थी जो कि वुडन बॉक्स से सीज्ड की गई थी और हाउस उसी घर में रखी गई थी जहां अपीलेंट है वो रिसाइड करते रहते थे, यूज्ड टू रिसाइड में रहते हैं। और जो सीज्ड पिक एक्स है और शर्ट ऑफ अपीलेंट थी जो एट द टाइम जो मौके वारदात के टाइम जो पहनी गई थी वो भी ब्लड मतलब खून से स्टेन्ड थी, मतलब खून से धब्बे लगे हुए थे उसमें। और डिस्क्लोजर जो दिया गया अपीलेंट ने उससे डिस्कवरी हुई बॉडी की डिसीज्ड की वो भी घर में जहां अपीलेंट रिसाइड करते थे। अभी आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर आगे क्या है कि पब्लिक विटनेसेस भी थे, PW1, PW2, PW3, PW4, PW7, PW8, PW9, PW10, PW11 वो हॉस्टाइल हो गए थे, लेकिन जो डिपोजिशन किया गया था कि अपीलेंट है और डिसीज्ड है एक ही साथ मतलब अलग अलग कमरे में रहते थे लेकिन सेम घर में एक ही घर में रहते थे। और जो टेस्टिमोनीज थी PW9 की और PW10 की इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो उस समय वो प्रेजेंट थी मौका वारदात के टाइम। और PW9 ने ये कहा कि उनकी जो सिस्टर है PW10 आई थी और बताया था कि उनके जो अंकल हैं उनकी डेथ हो गई है। और PW9 ने क्लेम किया कि PW10 had told her that, PW10 ने कहा कि जो डेथ है वो अपीलेंट द्वारा की गई है। और जो PW10 ने कोई स्टेटमेंट को प्रोफेस नहीं किया कि उन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट कही थी। और she has been seen appellant committing the offense, she has seen, और या फिर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उन्होंने ऑफेंस को वारदात को होते हुए अपनी आंखों से देखा है। तो PW9 ने और PW10 ने कहीं भी डिपोज नहीं किया कि कोई बाहरी व्यक्ति या कोई थर्ड पर्सन आया था उस नाइट को, और ना ही कोई सजेशन दी गई क्रॉस एग्जामिनेशन में। और कोई ऐसी सजेशन नहीं दी गई जब PW1, PW2, PW3, PW4, PW7, PW8 और PW11। और डिफेंस ने भी अपनी स्टेटमेंट में 313 की जो स्टेटमेंट है कि ये कहा कि कोई थर्ड पर्सन ने आकर उनके ब्रदर की मतलब कि ब्रदर को मार दिया हो या हत्या कर दी हो। और इसलिए कोई इस तरह की जो स्टेटमेंट है कोई वेट नहीं बनता और राइटली रिजेक्टेड की जाती है। अपीलेंट ने कहा कि उनकी जो बर्न्स इंजरीज हुई हैं हैंड में, और अपीलेंट ने अपनी स्टेटमेंट 313 में कहा था और कहा कि अपीलेंट ने सुसाइड करने की कोशिश की, इलेक्ट्रिक वायर्स को पकड़ने की कोशिश की और उन पे चार्ज लगा 309 इंडियन पीनल कोड का। अब 309 होता क्या है, जिसे कहते हैं अटेम्प्ट टू द कमिट सुसाइड। इसमें 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है कोई आदमी सुसाइड करने की कोशिश करता है। और अपीलेंट ने एडमिट किया गिल्ट को और उससे उन्हें सजा हो गई 10 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद अपीलेंट और डिसीज थे वो साथ ही, फैक्ट ये था कि अपीलेंट और डिसीज साथ ही रहते थे, मतलब उस रात को साथ थे। और डिसीज ने जो है इंजरीज सफर द फैटल इंजरी, डिसीज को काफ़ी इंजरीज हुई थी। और 106 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो अट्रैक्ट होता है और इन एब्सेंस ऑफ दी कोई ब्रेकिंग और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं बनती है तो चेन ऑफ द फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस जो है वो एस्टेब्लिश होते हैं बियॉन्ड डाउट बेयर्स दैट सिर्फ अपीलेंट ही था और कोई पर्सन नहीं था जो कि
इंजरीज दे सकता हो डिसीज को। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये केस जो है वो फॉल करता है एक्सेप्शन 1 ऑफ द 300 ऑफ आईपीसी। अब ये 300 ऑफ आईपीसी कहता है क्या, देखिए इसको पहले देख लीजिए। मर्डर को कहा गया है, और जो एक्सेप्शन 1 है वो ये कहा गया है कि कल्पेबल होमिसाइडल मर्डर नहीं है जब कोई पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल है, कोई आदमी व्यक्ति अपनी सेल्फ कंट्रोल लूज कर देता है बाय कोई ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन। ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन होती है तो वो अपनी सेल्फ कंट्रोल लूज कर देता है और दूसरे व्यक्ति को जो डेथ दे देता है, मतलब मार देता है, जिस व्यक्ति ने कोई प्रोवोकेशन और कोई मतलब प्रोवोकेशन की हो और कोई ऐसी मिस्टेक और या फिर कोई सी मिस्टेक्स और एक्सीडेंट द्वारा। और यहाँ पे ये बताया कि एक्सेप्शन जो है वो कई प्रोविजंस के अंदर भी कवर्ड होता है। जो प्रोविजंस जो है कि कोई प्रोवोकेशन है वो इस तरह के वॉलंटरली जस्ट नहीं की गई हो, और प्रोवोकेशन कुछ ऐसी नहीं हो कि वो डिसओबीडियंस ऑफ द लॉ हो। कोई आदमी कहीं कह रहा हो कि ये काम नहीं करना, ये ओबीडियंस ऑफ लॉ है, अब इससे आप प्रोवोक हो रहे हो, तो ये भी सेकंड 2 के जो प्रोविजन के अंदर आएगा। और प्रोवोकेशन इज नॉट टू बी गिवन डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट टू द प्राइवेट डिफेंस। किसी को आप कोई व्यक्ति मार रहा हो, उसका राइट टू द प्राइवेट डिफेंस है, आप कहो कि उसने अपने राइट टू द प्राइवेट डिफेंस किया हो, उसकी वजह से उसको उससे प्रोवोक हो गया हो, तो ये प्रोविजन 3 के अंदर मतलब है वो बताया गया है। और एक्सप्लेनेशन यहाँ ये बताया गया है कि प्रोवोकेशन जो होगी वो ग्रेव होगी और सडन होगी, और जिससे कोई ऑफेंस हो जाए जो कि मर्डर के श्रेणी में नहीं आएगा ऐसा। और ये चीज बताई कि जो बताया कि PW3 थे जो कि यंगर ब्रदर थे अपीलेंट के, यंगर ब्रदर है अपीलेंट के, और डिसीज्ड भी चूंकि भाई थे उनके भी यंगर ब्रदर हैं। उन्होंने डिपोज किया कि डिसीज यूज्ड टू फ्रीक्वेंटली ड्रिंक अल्कोहल, और बहुत ही कम लोगों से इंटरेक्ट होते थे, और मतलब काफी ज्यादा अल्कोहल पीते थे, और अपीलेंट से लड़ाई झगड़ा करते थे। और PW4 जो थे उन्होंने भी सिमिलरली टेस्टेड किया कि डिसीज्ड है वो एडिक्टेड थे अल्कोहल से, और उनकी जो वाइफ है छोड़ चुकी थी। और PW8 ने भी कहा कि काफी एक्सट्रीमली अब्यूजिव थे और इल टेम्पर्ड थे बाय कॉमन नरेशन थी वो PW8 ने कही। और अब यहाँ पे ये निकल के आए कि सारी चीजें बताएंगे, प्रोसिक्यूशन ने डिस्प्यूट नहीं किया इस पोजीशन को और रिलाई किया, जो कि फैक्ट्स के ऊपर रिलाई किया, और जिससे पता चलता है कि मोटिव क्या था। एक्सेप्शन 1 जो है वो कहा है कि एक्सेप्शन 4 से बिल्कुल भिन्न है। एक्सेप्शन 1 तब अप्लाई होता है जब कोई ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन हो, और जिससे कोई व्यक्ति है वो डिप्राइव हो जाए अपनी सेल्फ कंट्रोल पे, और जिसकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाए और दूसरे पर्सन को डेथ दे दे, मार दे, जो जिसने ग्रेव प्रोवोकेशन किया। ऐसे नहीं किसी ने ग्रेव प्रोवोकेशन किया और मर्डर किसी दूसरे का हो जाता तो वो उसके अंदर नहीं आएगा, एक्सेप्शन 1 के अंदर नहीं आएगा। और आगे ये बताया एक्सेप्शन 1 जो है अब 4 के ऊपर बताया गया है कि जो कोई मर्डर कर देता है बिना किसी प्रीमेडिटेशन से, अगर किसी के बीच में बड़ाल हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया हो, सडन फाइट हो गई हो, क्वार्रल हो गया, जो से कोई भी ऑफेंडर को एडवांटेज लेने की मौका ना मिले, और क्रूअल और अनयूजुअल मैनर पे, नहीं कि लड़ाई झगड़ा जैसे किसी का हो जाता है और किसी व्यक्ति में गुस्से में आके किसी को प्रहार करते हैं मर जाए। अब ऐसे मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर निर्दयता दिखाओ, ऐसा एक्सेप्शन 4 कहता है। और आगे बढ़ते हैं हम इसमें। यही बताया कि जो एक्सेप्शन 4 है वो अप्लाइज तब होता है जब कोई व्यक्ति अपना लेफ्ट मतलब सेल्फ कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से सडन ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन हो, जिससे डेथ हो जाए अदर पर्सन की बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट। और एक्सेप्शन 4 क्या कहता है? पहला था एक्सेप्शन 1 ऑफ द सेक्शन 300। एक्सेप्शन 4 अप्लाइज तब होता है कि ऑफेंस किया गया हो बिना किसी सोच समझ के,
और सडन फाइट हुई हो, हीट ऑफ पैशन हो गया, दोनों के लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो एक आदमी कुछ एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है, तो हाँ कि सडन फाइट होने की वजह से तो फिर इसके बाद एक्सेप्शन 1 के बारे में बताया कि जो 300 थी केएम नानावती के केस में भी बताई गई थी कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कोर्ट ने कहा था कि जो है कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है कि डिसीज जो है उसको प्रोवोकेशन दी, अक्यूज डिसीज ने प्रोवोकेशन दिया हो अक्यूज्ड को, और प्रोवोकेशन इस तरह से काफी ज्यादा ग्रेव हो, और प्रोवोकेशन मस्ट बी सडन, मतलब काफी मतलब हुआ हो बिना किसी सोच समझने की समय ना मिला हो, और अफेंडर बाय द रीजन ऑफ सेल्फ प्रोवोकेशन, और अब उसकी वजह से ऑफेंडर ने अपना सेल्फ कंट्रोल लूज कर दिया हो, और ऑफेंडर जो है ने कभी डिसीज को मार दिया हो ड्यूरिंग दी कंटिन्यूएशन ऑफ द डिप्राइवेशन ऑफ द सेल्फ कंट्रोल, अपना आप होने से उसकी डिसीज की हत्या कर दी हो, और ऑफेंडर मस्ट हैव caused to the death of the person who had given the provocation or death of another person by mistake or accident. ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम। उसमें साथ में बताया कि जो रीजनेबल टेस्ट है वो उसी के आधार पे लगाया जाता है कि रीजनेबल मैन किस तरह से दिखता है, नॉट कि एक्साइटेबल और पिग्नेशियस पर्सन, कोई लड़ाई झगड़ालू टाइप का आदमी हो तो उसके ऊपर नहीं देखा जाएगा, रीजनेबल पर्सन के एंगल से देखा जाएगा। ये केएम नानावती की जो जजमेंट थी उसके बारे में बताया गया, उसके कंटेंट्स बताए गए हैं। और केएम नानावती में कोर्ट ने पाया था कि मेंटल बैकग्राउंड जो प्रीवियस एक्ट हो डिसीज्ड के वो उसे भी कंसिडर करने पड़ेंगे, कि इन असर्टिंग कि जो सब्सिक्वेंट एक्ट कहा गया है वो ग्रेव और जिससे ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन हुआ है फॉर कमिटिंग द ऑफेंस, और कहा गया कि सस्टेन्ड और कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है और अ पीरियड ऑफ टाइम, or albeit in such cases exception 1 of the section 300 of IPC applies when preceding offense there was a last act offense or gesture in terms of incidents comprising of the conduct. अब यहाँ पे बताया कि क्वेश्चन जो अराइज होता है कि ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन जो है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन लॉस ऑफ द सेल्फ कंट्रोल मस्ट बी एक्चुअल और रीजनेबल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी के हाथ में आ गई पावर और उसने अपना रीजनेबल लेवल से करे, कहा कि एक रीजनेबल और एक्चुअल होना चाहिए। अभी बताया कि जनरल पावर और सेल्फ कंट्रोल है कि जिसमें कोई ऑर्डिनरी और रीजनेबल पर्सन है सेम क्लास का हो और जो जिस क्लास में अक्यूज्ड हो और सेम सिचुएशन में रखा जाए जिसमें अक्यूज्ड को रखा जाता है, तो फिर उसके बाद लूज ऑफ द पावर ऑफ द सेल्फ कंट्रोल बनता है। और सेकंड पार्ट जो एम्फेसाइज करता है कि प्रोवोकेशन जो है वो जज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोवोकेशन, ऑन वेदर द प्रोवोकेशन वाज सफिशिएंट टू ब्रिंग अपॉन द सेल्फ कंट्रोल ऑफ द फैक्ट सिचुएशन। और कोर्ट ने कहा कि ये टेस्ट ऑफ द रीजनेबल पर्सन इन द सर्कमस्टांसेस, और इस क्वेश्चन को एग्जामिन करते हमें कोई छोटी नजर से नहीं देखेंगे, मस्ट बी सीन इनटू अकाउंट द होल इवेंट्स इंक्लूडिंग द इवेंट्स ऑन द डे ऑफ द फैटेलिटी। अब ये बताया कि ग्रेविटी ऑफ द प्रोवोकेशन जो होती है वो रन्स फ्रॉम द होल ऑफ द विक्टिम्स अब्यूजिव बिहेवियर, विक्टिम्स का बिहेवियर कैसा है वो उसी हिसाब से वो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस जो है वो बताया गया है। और अक्यूज ने
अब ये बताया कि कलमेटिव और सस्टेन प्रोवोकेशन टेस्ट तब अप्लाई होगा और जब अक्यूज्ड है when the accused retaliation was immediately preceded and precipitated by some of the sort of the provocative conduct which would satisfy the requirement of the sudden and the immediate provocation. और ऐसा एनालिसिस किया है और एक्सेप्शन नंबर 1 ऑफ 300 रिकॉग्नाइज करता है कि कोई भी पर्सन को काफ़ी ज़्यादा टॉर्मेंटेड किया जाए, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाए और एक समय ऐसे आता है कि इरप्ट और टूटने की कगार पे आता है और whereby losing self control or going stray and the committing of this offense. और accused का simple provocation जो principle है वो requirement of immediate or the final provocative act से कोई संबंधित नहीं रखता है। तो इसमें देखते हुए नानावती की जजमेंट और इसको देखते हुए अब पूरा लेंथी हो रही है इस जजमेंट को थोड़ा सा हम ब्रीफ कर देते हैं। और ये कहा कि प्रोसिक्यूशन ने अक्यूज्ड को गिल्ट को जरूर साबित कर दिया और मस्ट एस्टैब्लिश कि अक्यूज्ड जब भी कोई अक्यूज्ड को चार्ज किया जाता है तो बर्डन जो है वो मिक्स नहीं होता है बर्डन ऑफ द अक्यूज्ड के साथ कि ये काम उनको प्रूव करना है। और डिस्चार्ज ऑफ द बर्डन ऑफ द अक्यूज्ड मे रिफ्लाई इन द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन और जो एविडेंसेस है बियॉन्ड एविडेंस एड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। इन दिस कोर्ट हम ये देखते हैं कि केस ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है इस तरह है कि डिसीज था वो एडिक्टेड था अल्कोहल से और उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्मेंट और अब्यूज और थ्रेटन करता था अपीलेंट को। उस रात मौके वारदात के टाइम डिसीज ने काफ़ी अल्कोहल पी रखी थी, शराब पी रखी थी और अपीलेंट को कहा था कि घर छोड़ दो। अगर वो छोड़ेंगे नहीं तो वो अपीलेंट को मार देगा। सडन लॉस टू दी अकाउंट अब यहाँ पे हम होल्ड करते हैं कि एक्ट ऑफ द प्रोवोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द अपीलेंट जो था वो उसकी वजह से ही जो उनके जो ब्रदर की डेथ हुई है जो कि ग्रेव था, जो कि ग्रेव होता है अगर कोई सेल्फ कंट्रोल लूज ना करे। अब देखिए यहाँ पे कोर्ट ने बताया कि हम इस चीज को कन्वर्ट कर देते हैं कन्विक्शन को और 302 को पार्ट 1 ऑफ द 304 आईपीसी में कन्वर्ट कर देते हैं और हम सेंटेंस को मॉडिफाई कर देते हैं क्योंकि आगे पाया कि 10 साल से ज़्यादा इनकार्सिनेशन फेस कर रहे हैं तो हम इस सेंटेंस को मॉडिफाई कर देते हैं और उस पीरियड तक ही रखते हैं सेंटेंस को जितनी वो ऑलरेडी सजा काट चुके हैं। और जो फाइन था 1000 का उन्होंने कहा कि वो फाइन देना होगा, अगर नहीं देते हैं तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है पीरियड ऑफ 6 मंथ्स तक हो बढ़ जाएगी जो पीरियड ऑफ इन्फ्लुएंस। और तो ये था, देखिए दोस्तों ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस हम जजमेंट्स पर आधारित लेकर आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।